लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से जुड़ा जो संविधान संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई थी वह पास नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे क्या होगा और इस पूरी प्रक्रिया का राजनीतिक असर क्या निकलेगा। चलिए इसे सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आगे क्या होने वाला है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि नई जनगणना होगी जिसमें जाति आधारित डेटा भी शामिल रहेगा। यह जनगणना 2026 से शुरू होकर 2027 तक पूरी होगी। इसके बाद आएंगे नए आंकड़े और उन्हीं के आधार पर होगा परिसीमन यानी सीटों का पुनर्निर्धारण। अब एक बात बहुत साफ है, परिसीमन कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया है। हर जनगणना के बाद यह होना ही है। इतिहास समझिए, मामला यहीं से शुरू होता है। 1971 की जनगणना के बाद 1976 में उस समय की सरकार ने लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी उन्हें फायदा मिलता और जो राज्य परिवार नियोजन सही से लागू कर रहे थे उन्हें नुकसान होता। इसलिए 25 साल के लिए सीटें फ्रीज कर दी गई। फिर 2001 में जब यह फ्रीज खत्म होने वाली थी तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया। अब 2026 आ चुका है, यानी यह फ्रीज खत्म होने वाली है। अब असली मुद्दा क्या है? जैसे ही नई जनगणना के आंकड़े आएंगे, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होगा। यहीं से विवाद शुरू होता है। सरकार चाहती थी कि महिलाओं का आरक्षण 2029 से लागू हो जाए और परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए। साथ ही सभी राज्यों की सीटें लगभग 50% बढ़ा दी जाएं ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन विपक्ष का कहना था कि अगर सच में महिलाओं को आरक्षण देना है तो अभी की 543 सीटों में ही दे दीजिए। यह एक बड़ा विरोधाभास है। विपक्ष कह रहा है कि 2011 के आंकड़े पुराने हैं, लेकिन वही विपक्ष 1971 के आंकड़ों पर आधारित सीट व्यवस्था को जारी रखने के लिए तैयार है। यानी 55 साल पुराने आंकड़े ठीक हैं, लेकिन 15 साल पुराने नहीं। यह सवाल उठता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ असली बहस। अब एक और बड़ा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। तर्क दिया जाता है कि उन्होंने परिवार नियोजन अच्छे से लागू किया, उनकी जनसंख्या कम बढ़ी, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग तर्क भी है। दक्षिण के राज्यों की तरक्की सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण से नहीं हुई। विकास के दो बड़े आधार होते हैं, कच्चा माल और श्रम। दक्षिण भारत के पास बड़े खनिज संसाधन कम थे, जैसे कोयला, आयरन, कॉपर आदि, जो मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम भारत में हैं। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल वहां से आया और श्रमिक भी उत्तर भारत से गए। यानी विकास में पूरे देश का योगदान रहा। फ्रंट इक्वलाइजेशन एक अहम उदाहरण। एक नीति लागू की गई थी, फ्रंट इक्वलाइजेशन। इसका मतलब यह था कि अगर कोयला पास में मिलता है या दूर, कीमत एक जैसी होगी, यानी ट्रांसपोर्ट का फर्क खत्म। इससे फायदा किसे हुआ? उन राज्यों को जहां खनिज नहीं थे और नुकसान उन राज्यों को जहां खनिज मौजूद थे। अब बिल करने के बाद क्या बदला? सरकार का जो बड़ा प्रस्ताव था सभी राज्यों की सीटें बढ़ाने का, अब वह खत्म हो गया। अब होगा क्या? नई जनगणना के आधार पर आबादी के अनुपात में सीटों का पुनर्वितरण, यानी अब सीधा साधा गणित लागू होगा। राजनीतिक असर, सबसे बड़ा खेल यही है। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि अब उनके पास एक मजबूत नेशनल नैरेटिव है। महिलाओं का मुद्दा, 50% आबादी का मुद्दा जो जाति और धर्म से ऊपर है। कैसे बना ये नैरेटिव? जब सरकार बार बार समझाने की कोशिश करे और विपक्ष हर बार प्रस्ताव को ठुकरा दे, तो जनता के सामने यह मैसेज जाता है कि विपक्ष सहयोग नहीं करना चाहता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाभारत में हुआ था, जब श्री कृष्ण ने शांति के लिए प्रयास किया, यहाँ तक कि सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया और फिर युद्ध हुआ। आज की राजनीति में वही कहानी दोहराई जा रही है।